नमस्कार, कालका से समालखा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की पहली बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के गठन से पंचकुला जिला के विकास को गति मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अथॉरिटी के गठन के पीछे सरकार का उद्देश्य पंचकुला में रोजगार के अवसर उत्पन्न करके वहां के निवासियों को गुणवत्तापूर्ण जीवन उपलब्ध करवाना है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार पंचकुला के सतत दीर्घकालीन और संतुलित विकास के लिए अनेक योजनाओं को अमली जामा पहनाएगी। वहीं पंचकुला में सिटी बस सर्विस शुरू करने के साथ साथ कई अन्य सुविधाएं चालू करने की संभावनाओं का भी खाका तैयार किया गया। तो पंचकुला को विकसित करने के उद्देश्य से एमडीए की पहली बैठक की गई और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में यह बैठक की गई, जिसमें पंचकुला के विकास को लेकर के चर्चा की गई। वहीं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कैथल दौरे पर हैं, जहां कैथल के गांव चंदाना के निजी स्कूल पहुंचे। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मुझे ना तो किसी चीज का लालच है और ना ही मैं किसी चीज के पीछे पड़ता हूं। संगठन ने मेरी जिम्मेदारी लगाई, हमने काम किया और हम चुनाव जीतकर आए। हमने अपनी सरकार में हिस्सेदारी ली और जनहित में लोगों का काम करवा रहे हैं। इसके परिणाम ये है कि आज एमएसपी 13 फसलों पर दी जा रही है और वृद्धावस्था पेंशन 2500 दी जा रही है और इसी को आगे भी बहाल करने का काम करेंगे। महिलाओं की बात हो या अन्य छोटे वर्ग की, जो चुनाव में वादा करके आए थे उन कामों को पूरा कर रहे हैं। वहीं गठबंधन टूटने की अफवाह को नकारते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इस तरह की गठबंधन टूटने की चर्चाएं तो निकाय चुनाव से पहले भी हुई थी, लेकिन हमने निकाय चुनाव मिलकर लड़ा है। गठबंधन टूटने की बात विपक्ष के लोग कर रहे हैं। पगड़ी पहनाकर मैं तो एक चीज बोल सकता हूँ, ना किसी चीज का लालच, ना किसी चीज के पीछे पड़ने की मेरी आदत। आज के दिन संगठन ने मेरी जिम्मेवारी लगाई, हम चुनाव में गए, हम जीत कर आए, सरकार में हिस्सेदारी हमने ली। उस हिस्सेदारी के साथ प्रदेश के विकास को और कमेरे को कैसे ताकत दी जाए उस सोच के साथ काम किया और आज नतीजा है, चाहे वो एमएसपी आज 13 प्रोडक्ट्स पे देने की बात है, बुढ़ापा पेंशन 2500 है और आगे और बढ़ाने की बात है, 30% महिलाओं को डिपोज में रिजर्वेशन देने की बात है, 50% महिलाओं को पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन देने की बात है। हमारे कहे गए वादों को हमने भी पूरा किया है। आगे हमें और जो बदलाव लाने हैं उसको हम लेकर आएंगे। 75% भी हमने प्रदेश के अंदर लाने का काम किया और माननीय हाईकोर्ट जिस दिन उस पर जजमेंट देगा उसको। वहीं चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस ने सोनिया गांधी की ईडी में पेशी को लेकर प्रदर्शन किया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान और कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल सहित कई बड़े नेता शामिल हुए। वहीं इस दौरान नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र सरकार को जमकर घेरा और कहा कि केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, जो लोकतंत्र का हनन है। वहीं गीता भुक्कल ने भी केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। केंद्र की 3 एजेंसी होती है, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है। उनकी क्रेडिबिलिटी है एक, तो जब उसका राजनीतिक हथियार बनाया जाएगा तो उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी और उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म होगी तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। इस वास्ते आज पूरी कांग्रेस पूरे देश में उतरी है, क्योंकि आज कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी को बुलाया गया। वो एक माननीय नेता है और कोई मतलब नहीं उनका, तो इस वास्ते ये लगता है कि इन एजेंसियों का राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है। कांग्रेस पार्टी जो है संघर्ष कर रही है, जिस तरह से सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं का, ईडी का, सीबीआई का, इनका दुरुपयोग
विपक्षी दलों के नेताओं को तंग करने के लिए कर रही है। आज श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारी नेता, हमारी अध्यक्षा, उनसे ईडी पूछताछ कर रही है। इससे पहले राहुल गांधी जी से लगातार पूछताछ वो कर रही है। तो मैं समझती हूँ ये संवैधानिक संस्थाओं का पूरी तरह से दुरुपयोग करने का काम सत्ता पक्ष के द्वारा किया जा रहा है। ये लोकतंत्र। वहीं शिवरात्रि के मौके पर शिवलिंग पर जल अभिषेक करने के लिए देश के कई राज्यों से श्रद्धालु गोमुख और हरिद्वार से गंगा जल भरकर पैदल अपने नगरों की ओर जाते हैं। बता दें आपको कि 14 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हुआ है, जो 26 जुलाई तक चलेगा। इस बीच यमुनानगर से हर रोज हजारों की संख्या में कांवड़ लेकर शिव भक्त लौट रहे हैं। ऐसे में जगह जगह भक्तों का स्वागत हो रहा है। शिव भक्त कांवड़ियों का स्वागत करने के लिए कई सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं ने शिविर लगाए हुए हैं और श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम किया है। इन शिविर में ठहरने, नहाने, खाने पीने का पूरा प्रबंध भी किया गया है। मैं ही सर घोड़े में पिंजौर से आया हुआ हूँ, पिंजौर से कॉलोनी काल का। और हमने यहाँ की हमारी यात्रा थी। हमने सबसे पहले ऋषिकेश गए थे। ऋषिकेश से हमने जल जूल चक्का तो नीलकंठ चढ़ा गया घोड़े की। फिर नीलकंठ से सीधे हमने हर की पौड़ी से कावड़ चक्की थी। वहाँ हम रुके थे 1-2 दिन। वहाँ हमारी मतलब कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं थी। तो हमने वहाँ से कावड़ चक्की थी। हमने 15 तारीख को कावड़ चक्की थी और हम कावड़ लाते लाते तो ये हम यमुनानगर रुके थे। ये काफ़ी जगह रुके थे, काफ़ी अच्छे शिविर लगे हुए थे सर। कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं जी। अब पंचकुला जा रहे हैं, सेक्रेटरी मनसा देवी माता श्री शिव कावड़ सेवा संघ स्कूल रोड जगाधरी के तत्वाधान में लगे 28वें विशाल कावड़ शिविर में आज हम भोलेनाथ के जो सेवक कावड़ियों के रूप में हमारे यहाँ विश्राम हेतु पधारे, उनके लिए हम शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान जिस मनोकामना से ये अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर के पावन पवित्र गंगा जल हरिद्वार नीलकंठ आदि से भर करके और मार्ग में भोलेनाथ के जय जयकार करते हुए यहाँ इस शिविर में विश्राम हेतु पधारे। हम चंडीगढ़ से आए हैं। हम 12 को निकले थे, 13 को यहाँ पहुँच गए थे और हमने 16 तारीख को जल उठाया था और हम 25 तारीख को चंडीगढ़ पहुँचे और 26 को मंदिर आएंगे। प्रशासन की तरफ से कोई दिक्कत या सुविधा नहीं, फुल सुविधा मिली हमें। और इसी बीच चंडीगढ़ से बड़ी खबर है, जहां हरियाणा कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। तो चंडीगढ़ से बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां हरियाणा कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में यह बैठक की जा रही है। कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और कई फैसले भी लिए जा सकते हैं इस कैबिनेट की बैठक में। तो हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है चंडीगढ़ में। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक की जा रही है और बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। तो सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक चल रही है और ये बैठक शुरू हो गई है। बैठक में हरियाणा कैबिनेट के मंत्री सभी मौजूद है। सीएम मनोहर लाल अध्यक्षता कर रहे हैं इस बैठक की और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही साथ कई अहम फैसले भी बैठक में लिए जा सकते हैं। और यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800 या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान।
अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। तो ब्रेक करते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करते हैं कुछ और खबरों की ओर। हिसार के तावड़ू में खनन माफिया को रोकने गए डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई की निर्मम हत्या कर दी गई थी। उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव सारंगपुर के सरकारी स्कूल में सम्मान सहित लाया गया। इस दौरान उन्हें आखिरी सलामी देने के लिए आसपास के ग्रामीणों का हुजूम भी उमड़ पड़ा। इस दौरान डीजीपी हरियाणा पीके अग्रवाल, आदमपुर से विधायक कुलदीप बिश्नोई, डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा, प्रोफेसर संपत सिंह सहित अनेक लोग मौजूद रहे। डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई के पार्थिव शरीर को गांव के स्कूल में लाया गया, जहां एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी किया गया और अंतिम विदाई दी गई। डीएसपी के पार्थिव शरीर को बिश्नोई रीति रिवाज के मुताबिक मिट्टी में दफन किया गया। बहुत ही जांबाज ऑफिसर थे और बहुत ही जिस तरीके से उनकी डेथ हुई है, सबके लिए हमें बहुत ही दुख की घड़ी है। जहां परिवार के लिए दुख की घड़ी तो है ही, उसके साथ साथ पूरे एरिया के अंदर ही, पूरे प्रदेश के अंदर इस बात को लेकर के रोष भी है, दुख भी है। बिल्कुल चिंता का विषय है और इस पे कड़ा संज्ञान सरकार ने लिया है। अभी पूरा घेराबंदी जो क्रिमिनल लोग है उनकी हो गई है। जो भी माइनिंग के या इस धंधे के अंदर जुड़े हुए लोग हैं, उनके ऊपर भी पूर्ण रूप से सख्त कार्रवाई के आदेश ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। एक व्यक्तिगत तो हमारा संपर्क बहुत रहा है उनके साथ। एज एन ऑफिसर भी वो मेरे साथ काम किया उन्होंने। अब जब मैं डीजीपी हूँ और पंचकुला बैठता हूँ, इन दिनों भी आकर बीच बीच पे वो मेरे से मिलते रहते थे। तो मेरे कई सारे ऐसी यादें हैं जो जुड़ी हुई हैं। तो एक व्यक्तिगत जो एक क्षति है वो तो हमें महसूस होता ही इस चीज़ में। और इसके अलावा एक जांबाज पुलिस अफसर है, एक शहीद है, हम लोग के लिए प्रेरणा है। हाँ, इस पे कुछ भी कह पाना बहुत जल्दी होगा। मैं थोड़ा इसकी तह तक और जाके उसके बाद ही कोई पे विचार कर पाऊंगा। उनके बेटे ने कहा है कि वो अपने पिता का सपना पूरा करना चाहेंगे अगर उनको नौकरी का पद दिया जाता है। सरकार ने हालांकि उनकी घोषणा की है, लेकिन वो कनाडा में सेटल है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि वो उसको सम्मान से लेंगे। हाँ, बिल्कुल सरकार को जो बेटा चाहता है सरकार को देना चाहिए, क्योंकि शहीद सुरेंद्र सिंह ने बहुत मेहनत से, बहुत ईमानदारी से मिसाल वो रहे अपनी। जितना लंबा समय उनका सरकारी नौकरी में रहा, एक मिसाल थे ईमानदारी की। तो मैं समझता हूँ बेटे की इतनी बड़ी बात कही है तो निसंदेह अपने पिता का खून उसके अंदर। ऐसा जिस तरह से खनन माफियाओं ने शहीद सुरेंद्र की हत्या की है, इसकी तुरंत सीबीआई जांच होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में इसकी तफ्तीश होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है। केवल ड्राइवरों का ये काम नहीं हो सकता। ड्राइवर तो सिर्फ एक नौकरी कर रहा होता है। जो इस भूमाफिया, इस खनन के धंधे में जो लोग लिप्त हैं, उन लोगों को इस गिरफ्त में।
वहीं ताड़ू डीएसपी सुरेंद्र सिंह हत्याकांड मामले में शामिल मुख्य आरोपी डंपर चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नूंह पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने बताया कि ताड़ू डीएसपी सुरेंद्र सिंह हत्याकांड मामले में शामिल मुख्य आरोपी डंपर चालक सब्बीर उर्फ मित्तर को पुलिस ने राजस्थान के भरतपुर जिले के गंगौरा गांव से गिरफ्तार किया और अब पुलिस आरोपी डंपर चालक को कल न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी में है। बता दें कि अवैध खनन माफियाओं ने डंपर से कुचलकर मंगलवार को डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या कर दी थी, जिस संबंध में पुलिस ने एक आरोपी को मुठभेड़ के दौरान मंगलवार को ही गिरफ्तार कर लिया था और उसे न्यायालय में पेश कर पूछताछ के लिए 5 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है। अपनी जगह बार बार बदल रहा था। जैसे जैसे इसको सूचना मिल रही थी, कहीं ना कहीं से इसको भी टिप्स अपनी मिल रही थी, पुलिस के पहुंचने पर ये वहां से भाग जा रहा था और फ़ोन इसने स्विच ऑफ किया हुआ था और इसलिए ह्यूमन इंटेलिजेंस का ही हमने मेजरली यूज़ किया है। टेक्निकल इंटेलिजेंस हमारी इसमें काम नहीं आ रही थी और इसीलिए हमारे को थोड़ा समय लगा इसको पकड़ने में, लेकिन जब सभी तरफों से हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस एज वेल एज हमारी टाइमली रेड्स जब बार बार करते रहे। वहीं रतिया में तेज मूसलाधार बरसात ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बारिश से शहर की सड़कों और बाजारों में जलभराव हो गया है। शहर के मेन बाजार भगत सिंह चौक पर 2-2 फुट से ज्यादा पानी जमा हो गया है, जिससे लोगों को वाहन ले आने और ले जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से कई घरों में दरारें आई हैं तो कहीं कहीं सड़कें धंस गई हैं। कई जगह बरसात का पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे चारों तरफ जल भराव की स्थिति बन गई है। प्रशासन की ओर से बारिश में पानी निकासी की कोई व्यवस्था न होने पर लोगों में प्रशासन के प्रति भारी रोष भी देखने को मिल रहा है। तो 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं रतिया से, जहां घरों में बारिश के बाद दरारें आई हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए किस तरह से सड़कों पर जल भराव हो गया है और तीसरी तस्वीर बारिश में सड़क ही धंस गई है। तो 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जो घर में दरार आई है बारिश की वजह से उसकी, दूसरी तस्वीर जल निकासी नहीं होने की वजह से किस तरह से जल भराव हो गया है शहर की सड़कों पर, और तीसरी तस्वीर कि बारिश में कैसे सड़क धंस गई। तीसरी तस्वीर सड़क धंसने की है। वहीं जाखल खंड के गांव जाखल, कासीपुर, उदयपुर, तलवाड़ा, नडैल के खेतों के साथ साथ गुजरती हुई घग्गर नदी रात भर से हो रही बारिश से उफान पर है। घग्गर नदी के उफान पर होने से नदी के तटवर्तीय गांवों और खेतों में बाढ़ के खतरे से ग्रामीण चिंतित नजर आ रहे हैं। नहरी और सिंचाई विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार शाम 6 बजे के करीब चांदपुरा साइफन पर पानी का 8,540 क्यूसेक जांचा गया था। वहीं वीरवार की सुबह जब दोबारा जांच की गई तो 9,300 क्यूसेक रिकॉर्ड पानी दर्ज किया गया। फतेहाबाद के ढिंगसरा गांव के सरकारी स्कूल की बिल्डिंग की हालत जर्जर बनी हुई है। इतना ही नहीं, स्कूल की छत से पानी भी टपकता है। ग्रामीणों और स्कूल के प्रिंसिपल शशि प्रकाश का कहना है कि बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है और बारिश आते ही मजबूरी में स्कूल की छुट्टी करनी पड़ती है। वहीं स्कूल के एंट्री गेट पर पानी भर जाने की वजह से छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बावजूद इसके प्रशासन की ओर से इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शिक्षा के मंदिर में लगातार जो बारिश की बौछारें हो रही है, किस तरीके से जो ढींसरा गांव के बच्चे पढ़ पाएंगे। हम इस समय मौजूद हैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ढींसरा के अंदर। ग्रामीण आप मेरे साथ देख सकते हैं, काफी जो संख्या में इकट्ठा हुए हैं। बच्चों के भविष्य का सवाल है। बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। कैमरामैन से कहूंगा जरा ले ऊपर से एक बार। बिल्डिंग जर्जर हालत में है। नीचे आप देख सकते हैं फर्श भीगे पड़े हैं। क्या हालात हैं इस गांव के, इस सरकारी स्कूल के। आप देख सकते हैं कैसे बच्चे यहाँ पढ़ेंगे। भविष्य की अगर बात करूं तो बच्चों का भविष्य जो ढींसरा गांव का वो खतरे में। इसमें क्या कहना चाहेंगे जी? पूरा जो हालात है इस समय बिल्डिंग के
जो चो रही है ऊपर से और फर्श गिल्ले हैं पूरे। कैसे बच्चे पढ़ पाते हैं आपके गाँव में? यहाँ बिल्कुल नहीं पढ़ पाते सर। पहली बात तो ये लोग क्यों नहीं पढ़ पाते, ये आप देख रहे हो, सारी जो बिल्डिंग है वो जर्जर हालत में है। ये अभी भी गिर सकती है, मेरे पे भी गिर सकती है, इसका विश्वास तो है ही नहीं, क्योंकि सारे तो इसमें पानी ऊपर से जो नीचे आ रहा है। वैसे भी बिल्डिंग बहुत पुरानी हो गई है। और सरकार को मैं इस तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि आप कहते हो कि हम ये करेंगे वो करेंगे, स्कूल सुधारेंगे, शिक्षा होनी चाहिए। कैसे होगी जब बच्चे आएंगे नहीं, आएंगे कैसे? यहाँ तो बिल्डिंग तो ऊपर कभी भी गिर सकती है, पंखा कोई कभी भी गिर सकता है। नीचे ये देखो हालात, ये तरीके, इस तरह के हालात में क्या बच्चे आएंगे यहाँ? जब बच्चे आएंगे नहीं तो पढ़ाई होगी नहीं, शिक्षा। हमारे साथ है, कौन सी क्लास के हो बेटा? 7th, 5वीं। कैसे पढ़ते हैं? क्या बारिश के मौसम में कैसे बारिश आती है कमरों के अंदर? आती है। बैग भी भीग जाते होंगे, किताबें भी भीग जाते हैं भी अभी जो है पूरे गिले हैं, कपड़े भीग चुके हैं। कुछ बच्चे आज क्या सुबह से आए ही नहीं बारिश का मौसम नहीं आए, थोड़े बहुत आए हैं। रोज करते हैं, क्या हालात रहते हैं ब्रेकर ना होने के कारण? इसके लिए हमने एप्लीकेशन दी हुई है, विधायक जी को एप्लीकेशन दी थी कुछ दिन पहले, और उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। और बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी समस्या है ये कि गांव पूरा एक साइड में है और स्कूल एक साइड में है। तो सुबह जिस टाइम आते हैं बच्चे और दोपहर को जिस टाइम जाते हैं छुट्टी होने पे, बहुत ज्यादा हादसों को नोता देते हैं। दूसरी चीज क्या है कि इसके ऊपर ब्रेकर ना होने के कारण स्पीड इतनी होती है, मोटरसाइकिल हो चाहे स्कूटर हो चाहे गाड़ी हो, कोई ब्रेक लेता नहीं है गाँव में। कहना चाहेंगे क्या इस गांव का जो भविष्य है कहीं ना कहीं खतरे में नजर नहीं आ रहा है? पूरी बिल्डिंग लीकेज है, ऊपर से जर्जर हो चुकी है, बच्चों के अभी अंदर हमने चेक किए हैं कि बेंच भीग चुके हैं, बच्चों की वर्दियां गिल्ली हो चुकी है। कैसे पढ़ पाएंगे बच्चे ऐसी बिल्डिंग के? ऐसा जी, पुरानी बिल्डिंग है, इसको कंडम करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसमें 3 कमरे तो कंडम कर दिए जा चुके हैं और उसके बाद इसको लेके 1-2 बार अधिकारियों ने सर्वे भी किया है। इस बारे में आगामी कार्रवाई चल रही है। ये दिक्कत तो है ही है, बरसात में ये दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि लीकेज है छतों में। इस बारे में अधिकारियों को भी अवगत करवाया गया है। तो ये बिल्डिंग काफी पुरानी है, कमरा है उधर वो 100 साल पुराना है। बारिश के हालातों में क्या करते हैं बच्चे? पढ़ पाते हैं? ये फिर छुट्टी की जाती है? क्या एक्शन रहता है बारिश को देखते हुए? ऐसी बिल्डिंग जर्जर हालत में बिल्डिंग है। देखिए, आज कुछ बच्चे आए थे तो बारिश की वजह से छतें जो है वो लीक कर रही हैं, तो इस वजह से सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए उनकी छुट्टी कर। ऐसे हालात बन चुके हैं कि बारिश जब शुरू होती है तो सरकारी स्कूल, ये गांव ढींसरा का है, यहाँ पर बच्चों की छुट्टियां कर दी जाती है। तो कैसे भविष्य बन पाएगा इस गांव के बच्चों का? कैसे पढ़ पाएंगे ऐसी कंडम छतों के नीचे? तो ये हमारे उपायुक्त महोदय प्रदीप कुमार जी को देखना होगा और खंड शिक्षा अधिकारी को जल्द से जल्द एक्शन ले और इन समस्याओं का हल किया जाए। हर खबर से मैं रमेश। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हर खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।